The President of the Society for Action in Community Health, such. धन्यवाद सुब्रमण्यम जी। ये विषय जो यहाँ पे इस पे हम विचार कर रहे हैं, ये बड़े सिंपल शब्दों में रखा गया है, लेकिन बहुत पेचीदा विषय है। और जब मैं यहाँ पे अलग अलग व्याख्यान में सुन रहा था तो मुझे विचार आया कि मेरी 55 साल की उम्र हो गई है और मेरे साथ में कृष्ण कुमार जी बैठे हैं, इनकी उम्र शायद मुझसे ज़्यादा हो और आपकी शायद मुझसे कुछ कम हो, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं एक पुरानी दुनिया का व्यक्ति हूँ। जब हम लोगों ने ज़िंदगी शुरू की अपनी स्टूडेंट डेज में, तो हम लोगों का जो विज़न था इस देश के लिए, जो सोच थी देश कैसे चलना चाहिए, वो आज जो चर्चा हो रही है वो पूरी तरह से बदल गई है। तो आई बिलोंग टू द ओल्ड वर्ल्ड। और जबकि मैं जो विषय की मर्यादा में जो तारे साहब ने रखा उसमें मैं अपने आप को रखने की कोशिश करूंगा। आई डोंट वांट टू बी साउंडिंग रिटोरिकल और आइडियोलॉजिकल और कम्बेटिव, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरी बातों से आपको ऐसा आभास लगे, तो मैं उसके लिए पहले से आपसे एक क्षमा चाहता हूं। और देखिए, ये एक नेटवर्क में चलाता हूं, महर्षि वाल्मीकि गंगा यमुना सेवा संकल्प। तो अब बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि भी महर्षि वाल्मीकि इसमें गंगा में कहां से आ गए। तो महर्षि वाल्मीकि गंगा में ऐसे आए कि पूरे देश में आज दिन में भी ये चर्चा आई, पूरे देश में पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि भी ये पानी सब जो जाके समुद्र में मिल रहा है वेस्ट हो रहा है। और ये प्राइसिंग के इशू से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि प्रोफेसर तारे ने कहा कि भी हमने ये प्रायोरिटी तय कर दी है, देश ने चाहे तय की हो ना की हो, कि जो रिवर को जो पानी चाहिए वो पहली प्रायोरिटी है, लेकिन देश ने वो प्रायोरिटी तय नहीं की है। लेकिन देश की जो हुक्मरान है, देश की राजसत्ता या देश का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो ये कह सकते हैं कि भी ये पानी जो आप नदी में छोड़ रहे हो, इसका प्राइस कौन पे करेगा, क्योंकि इस पानी को तो हमको शोषण करना है, इसको इकोनॉमिकली यूज करना है इसको हम, तो इसका प्राइस कौन पे करेगा। तो ये भी एक डिबेट ये हो सकती है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रामायण के ग्रंथ में जब हनुमान जी उड़कर जा रहे थे तो समुद्र उनसे रास्ते में मिलने के लिए आया और उसने कहा कि भी ये रामचंद्र जी के काम के लिए आप जा रहे हैं, और इनके वंश में भगीरथ पैदा हुए थे, उन्होंने गंगा को लाके मुझ में मिलाया और मेरा बड़ा उपकार किया। तो उस ग्रंथ में एहसास है कि रिवर का जो पानी है उसको समुद्र में मिलना बहुत जरूरी है। जो एहसास हमारे जिस दौर में आज अब बैठे हैं, जिस हम मार्केटिंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें हम गंगा के इस भयानक स्थिति को भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बिजनेस के लिए और मार्केटिंग के लिए, उससे एक एलियन वर्ल्ड की बात है। तो ये बात आपको विचार में रखनी पड़ेगी। मैं जो है, वैसे तो मैं हेल्थ का व्यक्ति हूं, और जब ये मुझे आया कि भाई इस चर्चा में मुझे हिस्सा लेना है, तो मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या विषय, इसको बोलने लायक मेरे लिए है कि नहीं है। लेकिन फिर मैं पिछले सालों की तरफ अपने विचार किया तो मुझे ध्यान आया कि 10-12 साल अर्बन मैनेजमेंट, अर्बन गवर्नेंस और ये सब जो प्राइसिंग के इश्यूज थे, इसमें हम बड़ी जद्दोजहद करते रहे। उस जद्दोजहद से कुछ नहीं निकला और वो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो एक बात तारे साहब ने कही कि इस सेशन में हम इंडस्ट्रियल और ये हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल, इसके प्राइसिंग के ऊपर विचार हम करना चाहते हैं, डोमेस्टिक के ऊपर उतना नहीं करना चाहते। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि ये ऐसी लाइन खींचना संभव नहीं है, ये लाइन खींचना संभव नहीं है, और उसके बहुत सारे कारण है, उसके मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जो बनाया गया, उसके अंदर एक जो क्लियर कट ये प्लान है कि 2020 तक सारे हैंडपंप्स को जो है बंद कर दिया जाएगा। ये मैं आपको जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और इसका डोमेस्टिक का लिंकेज है उसको जरा ठीक तरह से हम समझ लें। ये किस तरह से उनको अधिकार मिल गया कि हैंडपंप से जो शहर में पानी लेता है, उस हैंडपंप को आप बंद कर देंगे और उसको आप मजबूर कर देंगे कि वो जो है शहर से जो वाटर सप्लाई स्कीम है उस पानी को सप्लाई कर रही है, चाहे वो कमर्शियल अंडरटेकिंग हो चाहे वो पब्लिक अंडरटेकिंग हो, उससे उसको पानी खरीदना ही पड़ेगा। ये एक हमारे सामने जो है, तो जो हैंडपंप से व्यक्ति लगाकर पानी निकाल के वो बिना पैसे का पानी पीता था, उसको आपने क्लियर कट तरीके से घोषणा कर दी है, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन में विचार किए, बगैर किसी नगर पालिका में विचार किए, बगैर किसी पार्लियामेंट में विचार किए कि उस पानी को आप बंद कर देंगे। तो ये जो हमारा ओल्ड वर्ल्ड है, जिसमें कि हम 30 साल में हमने देखा कि पानी की कोई कीमत ही नहीं थी,
और 1990-91 में जब ये सब बहसें शुरू हुई तो हमने अपनी आंख के सामने देखा कि अनेक स्टडीज शुरू हो गई कि विलिंगनेस फॉर द पे फॉर वाटर, ऐसी अनेक स्टडीज शुरू हो गई। और जो व्यक्ति कहता था कि पानी तो फ्री होना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता अगर आप जाके उससे पूछेंगे, हिंदुस्तान की जनता इज रेडी टू पे फॉर हेल्थ सर्विसेज, बट हिंदुस्तान की जनता डजंट वांट टू पे फॉर वाटर। ये हमारे कल्चरल मिल्यू है। तो इसको हमको जो है, जब प्राइसिंग की बात करेंगे तो हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। मजबूरी में आज स्लम्स में लोग जो है 40-40 रुपए या 100 रुपए खर्च करके वो अगर पानी खरीद रहे हैं तो इट इज नॉट देयर विलिंगनेस टू पे, ये उनकी मजबूरी है। पानी वो फ्री चाहते हैं। उस फ्री पानी को उनके लिए किसने बंद किया, किस प्रकार से बंद किया, इस बात को हम जो है, इसकी हम उपेक्षा नहीं करना चाहते। और ये एक जीवन का एक मूल सिद्धांत है कि जो भी हम कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग करें, उसकी अकाउंटिंग करें। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कॉस्टिंग और अकाउंटिंग और प्राइसिंग ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। हु विल पे? तारिक साहब ने कहा हु विल पे? द गवर्नमेंट विल पे फॉर इट। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? ये हो सकता है कि दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक अलग हिसाब से बनाया, उन्होंने जो अपने सॉल्यूशंस निकाले, उसमें गवर्नमेंट पे करना जायज है या नहीं है, मैं इस सवाल में नहीं जा रहा हूं। आफ्टर ऑल अमेरिका की सरकार भी आज जो है वो बहुत सारी हेल्थ केयर के लिए पे करती है, वहां भी डिबेट चल रही है कि गवर्नमेंट शुड पे फॉर द हेल्थ केयर। तो ये कोई आइडियोलॉजिकल सवाल नहीं है। हम जो है पानी को पैदा करें, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करें, और देयर इज नो हार्म कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो स्टेट एक्सचेकर उसके लिए पे करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस बात को मान लेते हैं कि वो प्राइसिंग जो है इंडिविजुअल को पे करना है। यहां पे मेरा जो है सबसे पहला सवाल है और इसके ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ जहां ये बात है कि हु विल पे, अगर आप इंडिविजुअल को पे करने की भी बात करते हैं तो ये भी बात आती है कि हाउ टू मेजर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इंडिविजुअल के भी सवाल है और ये सवाल जो है कॉर्पोरेट के लिए भी है। जहां भी देश में आज इतनी करप्शन की बात चल रही है, अभी हमारे देखते देखते पूरे देश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एकमात्र काम रह गया था कि गार्बेज को इकट्ठा करना, उस गार्बेज को इकट्ठा करने के लिए तमाम जो है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन सब आ गई हैं जो कि उस गार्बेज को इकट्ठा करने का काम कर रही हैं। आइडियली तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बंद कर देना चाहिए था क्योंकि उनके पास कोई काम रह ही नहीं गया। आप जो उसको पेमेंट जो आपने करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको? आपने तोला की कूड़ा जो है वो कितने किलो उन्होंने उठाया उसके हिसाब से पेमेंट होती है। वहां पे भी करप्शन होती है, उसको कैसे आप रेगुलेट करेंगे? इसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। आप जो इंडिविजुअल जो पानी के लिए पे कर रहा है तो इंडिविजुअल के लिए आप मीटरिंग लगाते हैं। वो मीटरिंग जो है अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। उस मीटरिंग में तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो अब इसके साथ जो जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दे हैं। देखिए, जो देश में अब कलकत्ता में हम लोग काम कर रहे थे, कलकत्ता में ये बात आई कि साहब जो है उसके लिए पानी के लिए सरचार्ज लगाया जाए। हर जगह पे वो सीवर लाइन बिछा रहे थे पूरे कलकत्ता में, और जो भी सो कॉल्ड एनवायरमेंटल अनफ्रेंडली मेथड्स ऑफ एक्सक्रीटर डिस्पोजल है उसको बंद करके सीवर लाइन डालने की बात हो रही थी। तो सवाल आया कि सीवर के लिए पे कौन करेगा? तो सीवर के लिए आप सरचार्ज लगाइए, आप वाटर टैक्स लगाइए, उसके साथ साथ जो है आप जो है सीवरेज टैक्स भी लगाइए उसके ऊपर सरचार्ज लगा के। तो ये सवाल कलकत्ता के सिटीजन ने उठाया कि ये जो हमने हाउस टैक्स जो देते हैं इसके अंदर ये इनबिल्ट है वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स। तो ये नहीं कि हम उसको पे नहीं कर रहे, लेकिन इस बात को जो है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट जो है इस बात पे विचार करने के तैयार नहीं है कि जो म्युनिसिपल एक्ट बना था उसके अंदर जो हाउस टैक्स की अवधारणा थी उसके अंदर ये निहित था कि म्युनिसिपलिटी फ्री पानी जो है सप्लाई करेगी उसको। सीवरेज के तो उस समय सवाल ही नहीं था। कलकत्ता में सीवरेज पहले रहा होगा लेकिन जो आसपास के टाउन से सीवरेज नहीं है। सेम सवाल है कानपुर में उठ रहा है कि आपने जो है आप हाउस टैक्स को बढ़ा दें कि आप जो है वाटर का टैक्स लगाएं, साथ में सीवरेज का टैक्स लगाएं। तो ये वाले जो सवाल हैं ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें अपने आप में कोई बुराई नहीं है कि अगर सिटीजन जो है या तो हाउस टैक्स के माध्यम से इस पैसे को दे रहा है, या फिर आपने जैसे अब हाउस टैक्स में एरिया बेस्ड टैक्सेशन हो गया तो अब हर प्रॉपर्टी का अलग अलग तय नहीं कर रहे, तो आपने तय कर लिया कि भी इस इलाके में बल्क में पानी का आप इतना पैसा दे दें। तो इसके बजाय अब आप मीटरिंग लगा के हर जगह पे और मीटर से आप कॉस्ट करना चाह रहे हैं तो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसकी। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप जितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कीमती हो सकती है। उसके अंदर भी आप प्राइवेट सेक्टर को लाते हैं कि जो आके मीटरिंग पढ़ेंगे, तो आप इश्यू को कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट करते चले जाते हैं। ये गवर्नेंस इश्यूज है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि जो अभी इस देश की स्थिति है उसके अंतर्गत जो है सबसे पहले बिल्कुल ठीक बात है, वी हैव टू कॉस्ट इट, वी हैव टू एस्टिमेट इट, वी हैव टू अकाउंट फॉर इट, लेकिन इट डजंट मीन कि वी विल आस्क द सिटीजन टू पे। हमारी जो देश की फिस्कल जो फ्रेमवर्क है उस फिस्कल फ्रेमवर्क के अंदर दूसरे मैकेनिज्म भी हो सकते हैं। ऐसा कोई अवश्यंभावी नहीं है कि फिस्कल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए सारी दुनिया में एक ही कदम हो।
तो ये चीज सबसे पहले हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सवाल है कि क्योंकि उसके ऊपर प्राइसिंग नहीं है इसलिए पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। देखिए, हम लोग सिंगरौली में काम करते थे, सबसे बड़े देश के कॉर्पोरेट्स वहां पे बैठे हुए और देश की जो है पावर कैपिटल है वो, वहां पे जो वहां की जो वाटर सप्लाई है, जो वहां का रिजर्वायर है, दैट इज द ओनली आउटलेट फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द एशेस, और पूरा पानी वहां का पोल्यूट हो गया। इसमें कोई प्राइसिंग मैकेनिज्म की बात नहीं आती। अगर देश में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं तो टू ब्लेम कि क्योंकि उसमें प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं लगा हुआ है इसलिए वो सही से काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इसलिए उसके कारण दूसरे उसको हमको समझना पड़ेगा, उसके विस्तार में जाने का समय नहीं है। इसलिए अगर इफ समबडी हैज टू प्रपोज कि प्राइसिंग मैकेनिज्म and the paying mechanism can help us to protect the river Ganges, can help us to protect the pollution to our rivers, तो ये एक क्वेश्चनेबल प्रपोजिशन है, क्योंकि इसके कारण जो है कहीं और पे है। मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म से हम ना अपने पोल्यूशन को रोक सकते हैं, ना जो बेसिक फ्लॉ है हमारी गवर्नेंस में उसको अगर हम नहीं देखेंगे और मार्केट के मैकेनिज्म को लाके और हम सोचेंगे कि जहां पे हम गवर्नेंस को निग्लेक्ट करके मार्केट को ऊपर डिपेंड हो जाए कि वो गवर्नेंस को ठीक कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है। और अंतिम बात ये मैं कहते हुए आपसे अपनी बात समाप्त करूंगा कि 1 साल से जीवन के संयोग में मैं यूके में रहा, वहां पे नेशनल हेल्थ सर्विसेज थी, उन लोगों ने मुझे वर्ल्ड बैंक की एक मीटिंग में भेजा, तो मैंने देखा कि यूके के लोग जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज को टूथ एंड नेल डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन जो वहां पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो लोग प्रोपेगेट कर रहे थे कि हेल्थ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो मैंने उनसे कहा भी ये तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज वाले तो जो है ये बात को पसंद नहीं करते हैं, तो वो हंसने लगे, दे आर अटर कंटेंट फॉर द नेशनल हेल्थ सर्विसेज। लेकिन अभी स्थिति यह है कि आज जो है प्राइसिंग मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करके नेशनल हेल्थ सर्विसेज इन यूके इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, और अमेरिका का हेल्थ एक्सपेंडिचर इतना बढ़ रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, हर कोई व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा कि जो मार्केट का जो हमने एक नया रिलीजन पैदा कर दिया है जिससे हर चीज के ऊपर हम कॉस्टिंग लगाए जा रहे हैं, वो हमको कुछ जो है जो जरूरी चीजें उससे हमें दूर भेज रहा है। हम मार्केट और प्रॉफिट की चाह में इस तरह के आर्टिफिशियल मार्केट्स ना क्रिएट करें कि आज जैसे आज पानी जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर पहुंच गया, तो उसको हमको बचना पड़ेगा। हमको आर्टिफिशियल मार्केट्स को, कंट्राइड मार्केट्स को खत्म करके हमको ऐसे मैकेनिज्म ढूंढने पड़ेंगे कि सबसे पहले पोल्यूशन पैदा ही ना हो, और अगर पोल्यूशन पैदा हो तो उसको सबसे आसान तरीके से हल कर लिया जाए, बजाय टू सी अपॉर्चुनिटीज इन दैट टू क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉफिट, टू क्रिएट मोर एंड मोर टेक्नोलॉजीज। दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व अस। वी हैव टू डू सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर मित्तल। डॉक्टर मित्तल, आपकी बात से मैं प्रिंसिपली बिल्कुल सहमत हूँ, मतलब मेरे को आपकी बात बिल्कुल प्रिंसिपली सही लगी कि कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग एंड एस्टिमेशन वी शुड डू, बट नॉट नेसेसरली लिंक इट अप टू प्राइसिंग। तो आपके हिसाब से प्राइसिंग किसको सेट करना चाहिए इस मॉडल में? कॉस्टिंग अलग हो गई, तो प्राइस कौन डिसाइड करे इन अ डेमोक्रेसी लाइक अस? सबसे पहले तो जो व्यक्ति कॉस्ट इंकर कर रहा है वही तय करे कि उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। नहीं, कॉस्ट तो अलग हो गया, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन, अकाउंटिंग इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। जी जी जी, नहीं इंडिपेंडेंटली, जो व्यक्ति उस चीज को पैदा कर रहा है वही ये बताए कि उसका पैसा कितना खर्च हो रहा है, वो तो कॉस्ट। और उसके पहले भी हम ये तय करें कि जो चीज वो पैदा कर रहा है उसकी हमें जरूरत भी है कि नहीं। बिल्कुल, ये बात यहाँ पे आनी पड़ेगी। हो जैसा मैंने आपको हैंडपंप का उदाहरण दिया, आप मुझे पता नहीं, आपको वाटर पे काम करते हैं, आपको इस बात की जानकारी है कि नहीं कि JNURM में ये कह दिया गया कि 2020 तक शहरों में हैंडपंप बंद कर दिए जाएंगे। ये किसको तय करने का अधिकार है? इसलिए किया गया कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप बिना पैसे का पानी लें। तो ये बात इससे जुड़ी हुई है। एक बार जब आपने जो सही कदम तय कर लिया, उसकी आपने कॉस्ट लगाई, तो उसके बाद जो है अगर सरकार अपने रेवेन्यू से उसको पे करना चाहती है तो सरकार पे करे, अगर वो बिजनेस के द्वारा करना चाहती है तो उसको लेजिटिमेट प्रॉफिट दे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज जब जमाना मैक्सिमम प्रॉफिट का है और आज बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी, ये जरूरत है कि वो जो है जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको भी पे करे, तो दीज इश्यूज बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस इश्यूज। दे कैन नॉट बी ए जनरल गाइडलाइन सेट फॉर दैट, बट बेसिक शुड बी करेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। एब्सोल्युटली।